सरकार जिसे ढूंढ रही है वह है ऐसा व्यक्ति जो समस्या का समाधान करे। थ्योरी देने से क्या फायदा, चलो मैं समस्या का हल करता हूँ। हर किसी को सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, सबको साथ लेकर चलो, आत्मविश्वास के साथ चलो। फील्ड की जो फीडबैक है वो पॉलिटिशियन को हमसे कहीं ज्यादा पता है। हर दिन कुछ नया और रोचक सीखने को मिलता था। अगर मुझे IAS को परिभाषित करना हो तो यह लक्ष्य पूरे करना नहीं बल्कि मानव प्रबंधन है। अलग बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भविष्य केवल एक सिविल सर्वेंट तय नहीं कर सकता, यह राजनीतिक शासन, सिविल शासन और नागरिक, इन सबका मेल है। ज़मीनी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बिलीव इन फ्यूचर अमेजिंग मेंटोर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से मिलवाते हैं जिन्होंने उद्योगों, शासन और जिंदगियों को आकार दिया है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व श्री अंकुर गुप्ता जी हैं। 1990 बैच के IAS अधिकारी जिन्होंने हरियाणा सरकार में कई महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। उनका उत्कृष्ट करियर सार्वजनिक निर्माण, कृषि और किसान कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नागरिक उड्डयन और अब कार्मिक विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं देने तक फैला है। 3 दशकों से अधिक की सिविल सेवा में उनका समर्पण प्रशासन और शासन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज वह हमारे साथ हैं और अपनी अद्भुत यात्रा हमारे युवा दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं जो देश सेवा का सपना देखते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, यह मेरा सौभाग्य है सर। तो हम आपके बचपन से शुरू करेंगे। क्या आप हमें अपने बचपन में वापस ले जा सकते हैं? बचपन में आपके सपने और प्रेरणाएं क्या थीं? गौरव, मैं एक बहुत छोटे शहर में पला बढ़ा हूँ और पहली कक्षा में किसी को ये बात नहीं पता। मुझे स्कूल में फेल कर दिया गया था, लेकिन मुझ पर दया करके उन्होंने मुझे दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया। फिर जैसा कि उन दिनों में होता था, अब तो मापदंड अलग हैं। मेरे पिताजी ने एक डंडा उठाया, मुझे नंगा कर दिया, सड़क पर खड़ा किया और वहीं मुझे पीटा। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर घंटों घंटों तक मुझे पढ़ाया और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता रहा, इतनी हद तक कि अगर मुझे 99% अंक मिलते तो वो मेरे लिए एक डिजास्टर होता। ये सब मैंने बहुत कठिन तरीके से सीखा, लेकिन मैं अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ। जो कुछ भी मैं आज हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। अब स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो सही हैं या गलत, लेकिन एक बात तय है, अनुशासन का हमेशा फल मिलता है। क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं, उन दिनों 12वीं नहीं होती थी, प्रेप होता था, यानी 11वीं। मैंने 11वीं के बाद टॉप 20 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन मैं IAS बनना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी बनना चाहते थे। एक दिन जब मेरे पिताजी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बने, मैंने पूछा, डैडी इसके बाद क्या? उन्होंने कहा, चीफ इंजीनियर। फिर पूछा, उसके बाद? तो बोले, इंजीनियर इन चीफ। फिर कहा, सेक्रेटरी। तो मैंने पूछा, आप कब बनेंगे? तो बोले, मैं कभी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि सिर्फ IAS ही सेक्रेटरी बनते हैं। उस बात ने मुझे बहुत गहरा छू लिया। तभी मैंने ठान लिया कि मुझे IAS बनना है। मेरी इंजीनियरिंग के दौरान एक बहुत ही करीबी दोस्त था। उन्हीं दिनों XLRI का फॉर्म मिल रहा था 30 रुपए में। गौरव, हमारे बटुए में अगर 1 रुपया 50 पैसे होते थे तो हम बहुत खुश होते थे क्योंकि 45 पैसे में ब्रेड पकौड़ा आ जाता था। 0.25 में चाय और फिर भी 50 पैसे बच जाते थे। तो वो जो मेरा दोस्त था वो रोज रटा मारता था, वोकैब्युलरी वोकैब्युलरी वोकैब्युलरी, मुझे IIM जाना है, मुझे IIM जाना है। एक दिन मैंने उसके लिए 30 रुपए में फॉर्म भर दिया। उसने कहा, मैं नहीं दूंगा पैसे, तू मेरी नकल करता है। मैंने कहा, ठीक है, तू मेरी नकल कर लेना। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि मैं सिलेक्ट हो गया, वो नहीं हो पाया। मैं फिर भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मेरे पिताजी के एक बैचमेट जो टेल्को टाटा मोटर्स जमशेदपुर में प्रेसिडेंट थे, एक रविवार को हमारे घर आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? पिताजी ने कहा, इंजीनियरिंग कर चुका है और IAS की तैयारी कर रहा है। XLRI से कॉल आई है लेकिन कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है, इसे ज्वाइन करा। पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, आखिरी तारीख कब है? मैंने कहा, कल है। उन्होंने कहा, जाओ ज्वाइन करो। और फिर मैंने XLRI ज्वाइन कर लिया, लेकिन दिल में तो IAS ही था। और ये सब मेरे माता पिता की वजह से हुआ। हमें तो पता भी नहीं
होता था। उन दिनों बच्चों को बहुत जानकारी नहीं होती थी, ना इंटरनेट था, ना गूगल, ना फोन, कुछ भी नहीं। इसके बाद मैंने MBA में मार्केटिंग और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया, क्योंकि मुझे मार्केटिंग से प्यार था। मैंने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा। IAS की तैयारी चलती रही और यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। अगर वो घटना नहीं हुई होती जो आपने बताई थी कि मैंने अपने पापा से पूछा था, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो क्या आज आप इस कुर्सी पर बैठे होते? और अगर नहीं तो फिर क्या होता? गौरव, आप मुझे इमोशन कर रहे हो। मेरे पिताजी 1992 में रिटायर हुए। 1990 में मैं IAS बना। मैंने कहा, डैडी अब आपको मुझे सर कहना पड़ेगा। गौरव, जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था। बच्चों को तब क्या पता होता था? दुनिया के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो भी माता पिता की नजरों से ही थी। IAS तो वो मुझे बनते देखना चाहते ही थे, लेकिन मैं बहुत क्लियर था, IAS बनना कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है, लाखों लाख लोग बैठते हैं, लेकिन उन दिनों मैं 80S की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन था इंजीनियरिंग और MBA। वो दोनों मेरे पास थे, वो भी बहुत अच्छे मार्क के साथ और देश के टॉप संस्थानों से। तो मेरे पास एक बैकअप था। जब मैं XLRI से निकला तो मुझे बॉम्बे में ऑफर मिली, मारुति 800, एक फ्लैट और 30,000 रुपए तनख्वाह। बस वही उस समय की दुनिया थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आपके अनुसार, उदाहरण के लिए अगर हम अपने समय की बात करें तो उस समय माता पिता को बच्चों को मारने की अनुमति होती थी और वे वास्तव में हमें मारते भी थे। यह एक तरह की परंपरा थी। अगर कई दिनों तक नहीं मारते थे तो यह सुनने को मिल जाता था, लगता है बहुत दिन से मार नहीं पड़ी है। लेकिन अगर आज की पीढ़ी की बात करें तो अब माता पिता अपने बच्चों को नहीं मारते, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो फिर आपके अनुसार आने वाली पीढ़ी के बच्चों को कैसे नियंत्रित किया जाए और उनमें अनुशासन कैसे लाया जाए, इस पर आपका सुझाव क्या होगा? गौरव, पिटाई की तो बात ही मत करो। आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए इंस्टा से दूर कर दो तो वो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। कहते हैं, आप तो मेरे फ्रेंड ही नहीं हो, जबकि बाकी के 6 घंटे आपके साथ ही इंस्टा पर लगे रहते हैं। डायनेमिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो आजकल के बच्चे शायद इससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अगर कहीं बिगड़ भी रहे हैं तो सीख भी उतना ही रहे हैं। वो बहुत ज्यादा टैक्स सेवी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। और आप जानते ही हैं, जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, नई नई सोच और नजरिया सामने आता है और चीजों को देखने का नजरिया भी बदलता है। क्या सही है और क्या गलत, ये तय करना किसी एक का काम नहीं है। असली बात यह है कि आप किसी भी स्थिति में खुद को कैसे ढालते हैं। तो आपने UPSC परीक्षा की तैयारी कैसे की और तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं? सबसे पहली चुनौती यह थी कि मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूं और मेरे पास संसाधनों की कमी थी, आर्थिक रूप से भी और खासकर किताबों के लिहाज से। मेरा मतलब है, पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए होती हैं, लेकिन मैं बेहद आभारी हूं। आपने शायद करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। यह संस्था न केवल देश में बल्कि मेरी समझ में दुनिया भर में डेयरी विकास के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने मुझे बड़ी कृपा से अपनी पूरी लाइब्रेरी बिना किसी शुल्क के अनलिमिटेड उपयोग के लिए उपलब्ध करवाई, तो मैंने वहाँ की लाइब्रेरी का पूरा उपयोग किया। चुनौती यह थी कि मैं छोटे शहर से था, लेकिन मेरी 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट थीं। पहली, मुझे कुछ अलग करना है। दूसरी, चलिए एक उदाहरण देता हूँ। उन दिनों एक राज्य में उग्रवाद की बड़ी समस्या चल रही थी। अब जब भी यह विषय परीक्षा में आता, सभी एक जैसा जवाब लिखते, इस लेखक ने यह कहा, उस लेखक ने वह कहा। लेकिन मैंने सोचा कि सरकार को ऐसे लोग चाहिए जो समस्या का समाधान करें। सिर्फ थ्योरी देने से क्या होगा, चलिए समस्या का हल निकालते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में होता है QED, क्वाड एरथ डेमोन्स्ट्रेंडम। यह है समस्या, यह है संभावित समाधान, इसके परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। फिर QED, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए एक उत्तर। मैं चाहता था कि मेरा तरीका अलग हो। मैंने पूरी इज्जत के साथ कहूँ, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की। आज भी मुझे लगता है कि अगर मेरे अपने बच्चे होते तो भी मैं उन्हें कोचिंग क्लास में नहीं भेजता, क्योंकि वह सिर्फ मास प्रोडक्शन है। एक सवाल का एक ही जवाब अगर 100 बच्चे लिखेंगे
तो अगर आप परीक्षक हैं तो 2 पन्ने पढ़कर ही आप थक जाएंगे। आपको कुछ अलग चाहिए, इसलिए मैंने कोचिंग नहीं की। तीसरी चीज जो मैंने सीखी जर्मन और जापानी लोगों से। हमारे यहाँ अगर कोई मकान बनाना है तो जैसे ही विचार आया मिस्त्री को बुला लिया, अगले दिन से ठोक पीट शुरू, आधा घर बन गया। फिर लगे सोचने, अरे यह कील तो वहाँ लगनी थी। वह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन ये लोग कहते हैं यह 24 महीने का प्रोजेक्ट है, हम 18-20 महीने सिर्फ प्लानिंग में लगाएंगे। कौन सी चीज कहाँ जानी है सब तय करेंगे। इसी तरह मैंने भी करीब 5 महीने तक कुछ पढ़ाई नहीं की, बस अपनी नोट्स को इंडेक्स करता रहा, ताकि जब कभी रात के 1:30 बजे भी मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं भटकूं नहीं। मुझे पता हो कहाँ जाना है, क्या देखना है। सिर्फ इंडेक्सिंग ही नहीं, अगर 5 महीने बाद आप मुझसे पूछते कि 7वें महीने के 8वें दिन रात 3 बजे मैं क्या कर रहा होऊंगा, मेरी डायरी बता देती कि उस समय मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इसलिए मेरी तैयारी में सबसे बड़ा हिस्सा था योजना बनाना। पढ़ाई तो उसके बाद अपने आप हो जाती है। तो मेरा सुझाव हर उम्मीदवार के लिए यही होगा, सिर्फ IAS ही नहीं, किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या कुछ और, कृपया योजना बनाइए। आपको अगले 2, 3, 4, 6 महीनों में क्या करना है यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वरना क्या होता है, किसी ने फोन किया, अरे वो चैप्टर पढ़ा तूने, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप अपनी सारी योजना छोड़कर उस चैप्टर के पीछे लग जाते हैं। फिर अगला स्टेज आता है, हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता। प्राथमिकता तय करो, मुझे इतने प्रतिशत अंक चाहिए तो मैं पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर फोकस करूंगा, बाद में जो समय बचेगा उसमें बाकी चीजें कर लेंगे। तो क्या आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के शुरुआती दिनों की कोई यादगार घटना साझा कर सकते हैं? मुझे आउटडोर एक्टिविटीज का बहुत शौक था। फाउंडेशन कोर्स के दौरान एक बार हम ट्रैकिंग पर गए, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन जिस ट्रैक पर हम चल रहे थे वो बहुत ही संकरा था, मुश्किल से 6 इंच चौड़ा, जैसे बस बॉल रखने की जगह हो। उस रास्ते पर आपको पहाड़ से चिपक कर चलना पड़ता था और आपकी पीठ घाटी की ओर होती थी। अचानक मिट्टी फिसलने लगी और मैं नीचे गिरने लगा। मेरे साथ 2 बैचमेट्स थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। जान बच गई, लेकिन उस घटना के बाद मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह चला गया। आत्मविश्वास चला गया तो हर चीज में डर लगने लगा। घुड़सवारी की ट्रेनिंग हमारे रूम के ठीक नीचे होती थी। मिस्टर रंजीव दलाल, जो हरियाणा के DGP रहे और अब रिटायर हो चुके हैं, उस समय हमारे को डायरेक्टर थे। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, एक सच्चे जेंटलमैन और बेहतरीन ऑफिसर। उन्होंने हमें यह तक सिखाया कि फोर्क और नाइफ कैसे पकड़ते हैं, कैसे बैठते हैं। अब मुझे घोड़े पर चढ़ने से डर लगने लगा। 6 फुट का घोड़ा, नीचे राइडिंग ग्राउंड, और नीचे से दलाल साहब आवाज लगाते, अंकुर नीचे आजा, और मैं डर जाता, सोचता अगर घोड़े ने गिरा दिया तो। इतनी मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ पहुँचा हूँ, अब कुछ हो गया तो। अब मुझे कोई रास्ता निकालना था। 3 इंस्ट्रक्टर थे, उनमें से 2 हरियाणा के थे। तब तक मुझे हरियाणा कैडर अलॉट हो चुका था। मैंने उन दोनों को एक तरफ बुलाया और कहा, भाई तुम हरियाणा से हो ना? उन्होंने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, मेरी फैमिली भी हरियाणा में है। उन्होंने पूछा, हरियाणा में कहाँ पड़ेगा? मैंने कहा, मैं हरियाणा ही जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा, भाई दलाल साहब आएंगे, मैं बस अपनी शक्ल दिखाकर हाजिरी लगाऊंगा और भाग जाऊंगा, मेरी हाजिरी लगा देना। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तो 2 साल तक मेरी हाजिरी लगती रही और मैं कभी घोड़े के पास नहीं गया। मेरी अपनी भी एक लॉजिक थी जो मैंने दलाल साहब को भी बताई। मैंने कहा, सर पहले जब जीप नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तब लोग घोड़े पर चलते थे। अब तो जीप है, सड़क है, जीप चलवा लीजिए मुझसे। मुझसे बेहतर कोई जीप नहीं चला सकता। लेकिन उनके पास भी बढ़िया तर्क था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सड़क पर घोड़ा चलाने को नहीं कह रहा हूँ, यह तुम्हें आत्मविश्वास देगा कि तुम एक शक्तिशाली और अनकंट्रोल्ड जानवर को भी कंट्रोल कर सकते हो। यही आत्मविश्वास मैं देना चाहता हूँ। तो इस मुद्दे पर हमारी खींचतान चलती रही, लेकिन उन्हें पूरा सम्मान देते हुए मैं कहूँगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम्हारी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और पहली बार असली जिम्मेदारी लेने का अनुभव कैसा था?
यह वाकई बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मेरी पहली पोस्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब डिवीजन में हुई थी और मैंने पाया कि वहाँ इतनी ज्यादा अतिक्रमण एनक्रोचमेंट थी कि मैं गाड़ी तक नहीं चला सकता था। मेरे सीनियर अफसर, सच बताऊं तो बहुत ही ताकतवर अधिकारी थे, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उनका और लोकल नेताओं के साथ तालमेल नहीं था। मुझे अतिक्रमण हटानी थी। शुरू से मैंने एक बात अपनाई थी, अगर मुझे सफल होना है, चाहे नेता हो या पुलिस, सबको साथ लेकर चलना होगा। एक दिन मैंने एक स्थानीय नेता को कॉल किया और कहा, क्या हम एक कप चाय पी सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलिए फिर 3-3:30 बजे मिलते हैं। हम बैठ गए। मैंने कहा सर, आप खुद मानेंगे कि बाजार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पार्किंग की बात छोड़िए, गाड़ी तक नहीं निकल सकती, अतिक्रमण हो चुका है। उन्होंने कहा हाँ वो तो है। मैंने कहा मुझे यह अतिक्रमण तोड़नी है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि इससे मेरे वोट चले जाएंगे। मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप सुबह 7 बजे किसी दौरे पर बाहर चले जाइए, मैं दोपहर 3 बजे तक सब तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह 7 बजे वो शहर से बाहर चले गए। 7:30 बजे मैंने 4 JCB मशीनें लगवा दी। सबसे पहले उस लोकल टॉप लीडर की दुकान तुड़वाई जो एक राजनीतिक पार्टी से था। 12 बजे तक पूरी मार्केट साफ कर दी। 3 बजे वो पॉलिटिशियन वापस आए। फिर नारेबाजी शुरू हो गई, अंकुर गुप्ता मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, खून खराबा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करीब 2 घंटे ये सब चला। शाम 7 बजे हम दोनों ने फिर साथ में बैठकर चाय पी। इससे मुझे 2 बातें सीखने को मिली। सबको साथ लेकर चलो, आत्मविश्वास के साथ चलो, हमेशा बेहतर होता है। दूसरी चीज जो समझ में आई, फील्ड की जो ग्राउंड रियलिटी की फीडबैक होती है, वो नेताओं को हमसे कहीं ज्यादा पता होती है। मुझे लगता था कि मेरे पास CID की रिपोर्ट है, खुफिया जानकारी है, पर नेता जमीन से जुड़ा इंसान होता है, उसकी जानकारी ज्यादातर सही होती है। ये मेरी पहली पोस्टिंग में मैंने सीखा। एक और बात जो अलग थी लेकिन दिलचस्प, करीब 3 हफ्ते हो चुके थे ज्वाइन किए हुए, मुझे किसी का फोन आया, कहा मैं दिल्ली का फला MP हूँ, आपने एक पटवारी को चार्जशीट किया है, वो ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता नहीं कहाँ से एक सिक्स्थ सेंस जागी। मैंने नाम क्रॉस चेक किया, ऐसा कोई MP था ही नहीं। कुछ दिनों बाद राज्य के मुख्यमंत्री के पाका फोन आया, SDM साहब से बात करनी है, CM साहब बात करेंगे। मैंने कहा नंबर दे दीजिए, मैं खुद कॉल कर लूंगा, मुझे यह क्रॉस चेक करना है कि वो वाकई CM हैं या नहीं। मैंने फोन पटक दिया। 5 मिनट बाद फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बुलाया, बेटा आजा। मैं गया। उन्होंने पूछा तूने मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं की, तुझे अभी 2 महीने ही हुए हैं नौकरी में। मैंने कहा सर, मैं उनकी आवाज पहचानता नहीं, मैं कैसे मान लूं कि वो CM हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर ने मेरे सामने मुख्यमंत्री को कॉल किया और कहा सर, यह अभी नया लड़का है, CM इतने सज्जन थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, एक बार इसे धोखा मिल चुका है, इसलिए बात करने से मना कर दिया। तो गौरव, इस नौकरी में हर दिन कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलता है। तो आपके सेवा के पहले कुछ वर्षों में आपने जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, वह क्या थी? चैलेंज गौरव आया ही नहीं। एक चीज जो मैं शुरू से लेकर चली थी, वो ये कि हर किसी को सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। आज तक भी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं जाकर क्लर्क के बगल में बैठ जाती हूँ और कहती हूँ, भाई ये क्या चीज है, मुझे समझा दो, मुझे ये नहीं लगता कि अरे मैं कैसे सीख रही हूँ। 35 साल की नौकरी हो गई, फिर भी ये सोच नहीं आई। हाँ, अगर चैलेंज की बात करूं तो पब्लिक से भी कोई चुनौती नहीं आई, और पॉलिटिशियन को तो मैंने सीधे बोल दिया था, वहां से भी कोई चैलेंज नहीं आया। तो आपने लोक निर्माण, नागरिक उड्डयन, खाद्य और आपूर्ति, कृषि और किसान कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में सेवा दी है। आप इतनी विविध जिम्मेदारियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं?
गौरव, मैंने अभी बस यह साझा किया कि मुझे सीखने में कोई शर्म नहीं है और मैं यह मानकर चलता हूँ कि पहला महीना सीखने के लिए होता है। जब मैं सीख लेता हूँ तो मेरे फंडे क्लियर हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सरकार का सिस्टम भी इसी तरह का है। यह असल में किसी विशेष विभाग के डोमेन नॉलेज पर निर्भर करता है और अगर आपकी कोई निजी स्वार्थ की भावना नहीं है तो अधिकारी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं। क्या आप अपने कार्यकाल की कोई प्रेरणादायक कहानी साझा कर सकते हैं जिसने आपको जनसेवा की असली ताकत का एहसास कराया हो? गौरव, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं संक्षेप में 3 साझा करना चाहूँगा। पहला किस्सा पलवल, अम्बाला और सिरसा तीनों जगह ऐसा हुआ कि किसी की डेड बॉडी को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। फायरिंग हो रही थी, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से इन जगहों पर विश्वास बनाया हुआ था, मैंने खुद कहा कि मैं जाऊंगा, मैं प्रदर्शनकारियों से बात करूंगा। पुलिस ने कहा हम साथ चलेंगे, लेकिन मैंने साफ कहा मैं अकेले जाऊंगा। उन्होंने डराया कि गोली मार देंगे। मैंने कहा अगर तुम मेरे साथ गए तो पक्का मार देंगे, मैं अकेले जाऊंगा। मैं अकेले गया और उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय होगा। आम तौर पर होता ये है कि लोग डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करते और तब मामला और बिगड़ता है। हमने उन्हें समझाया कि पहले शव का अंतिम संस्कार कर दो, फिर हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और ऐसा हुआ, रास्ता खुल गया। शव का दाह संस्कार हुआ और मैंने जो वादा किया था उसे निभाया, चाहे उसके लिए मुझे बड़े अधिकारियों से भी टकराना पड़ा, लेकिन मेरी साख ने बहुत मदद की। दूसरा अनुभव जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अकादमी में सीखा था। हमारे जो फौजी भाई होते हैं उन्हें बहुत कम छुट्टी मिलती है। छुट्टी में भी आधा समय तो सफर में ही निकल जाता है। वो पहले से ही तनाव में होते हैं, कोई ठंड में पोस्टेड है, कोई रेगिस्तान में। फिर अगर घर से एक चिट्ठी आ जाए कि पड़ोसी परेशान कर रहा है, जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक नियम था, अगर मेरे कमरे के बाहर कोई मिलने आया है, चाहे वह आप गौरव हो, कोई विधायक हो, लेकिन अगर एक फौजी आ गया तो उसे टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। मुझे इससे बहुत दुआएं मिली। तीसरा, एक असली घटना। मैं SDM के रूप में पोस्टेड था। मेरी पत्नी उस समय गर्भवती थी और PGI चंडीगढ़ में भर्ती थी। रात के 7 बजे की बात है। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। अचानक STD कॉल आया कि मेरी पत्नी और होने वाली बच्ची दोनों खतरे में हैं। दोनों की जान को खतरा है। मैं पलवल में था और उन दिनों PGI पहुंचने में 7 घंटे लगते थे। मैंने उसी वक्त निकलने का फैसला किया और रात में पहुंचा। भगवान की कृपा से दोनों बच गए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद SDM की कोठी, जो बहुत बड़ी थी, शायद 6-7 एकड़ की, वहां के हजारों गांव वाले ठंड के दिसंबर महीने में मोमबत्ती लेकर, कंबल लपेटे हुए भगवान से दुआ कर रहे थे। IAS अफसर को इससे बड़ा तोहफा और क्या मिलेगा। मेरी पत्नी बच गई, मेरा बच्चा बच गया, बेटी बच गई और लोगों को भी तसल्ली मिली कि यह अफसर उनका अपना है। यह कोई रैली नहीं थी जहां लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया हो, वो खुद से आए थे और खुद से बैठे थे। तो अब तक आपके लिए कौन सी भूमिका सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे संतोषजनक रही है और क्यों? मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहूँ, आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें काम करना मुझे वाकई में पसंद है। वो है IT और नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी जितनी भी नीतियां हैं वो मेरी लिखी हुई हैं। आप अगर गूगल करें, चाहे वो सोलर पॉलिसी हो, बायोमास पॉलिसी हो, LED पॉलिसी हो या कुछ भी, ये सारी नीतियां मैंने ही बनाई हैं। मैं आज भी खुद को अपडेट रखता हूँ। असल में मुझे लगता है कि मैं आज भी काफी IT सेवी हूँ। तो एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का एक सामान्य दिन कैसा होता है? कई पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना। आखिरकार गौरव, अगर मुझे IAS को परिभाषित करना हो तो यह लक्ष्य पूरा करने का मामला नहीं है, यह लोगों के प्रबंधन का मामला है। जितनी भी योजनाएं हैं, आप खुद उन्हें लागू करते हैं, आप दूसरों से उन्हें लागू करवाते हैं, आप लोगों की समस्याएं हल करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप
आप किस तरह से प्रबंधित करते हैं, चाहे वह आपका व्यक्तिगत स्टाफ हो। व्यक्तिगत स्टाफ जनरल पब्लिक के लिए पहला संपर्क बिंदु होता है। अगर आपका व्यक्तिगत स्टाफ बदतमीज है तो आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होगी। इसी तरह चाहे आप किसी भी पोर्टफोलियो को देख रहे हो, अतिरिक्त सचिव के रूप में हो, प्रमुख सचिव हो, डीएम हो या कोई भी काम, तो आपको दूसरों से ही लेना है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों का प्रबंधन कैसे करते हैं, पहला, और दूसरा आप अपनी समय सीमा का कैसे प्रबंधन करते हैं। कुछ कह दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरा एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत था कि मेरी मीटिंग्स 30 मिनट से अधिक नहीं चलेंगी। अगर यह होती हैं तो इसका मतलब है कि मुझे अपना विषय नहीं आता। मीटिंग से पहले मेरी इतनी तैयारी होती थी कि मैं खुद 2 घंटे लगाकर ये डिस्कशन पॉइंट्स तय करता था। ये एक्शनेबल पॉइंट्स होते थे, इन पर मैंने इनपुट लेना होता था कि भाई क्या तुम सहमत हो? सहमत हुए तो ठीक है, अब ये डेडलाइन खत्म। इस यात्रा ने आपको व्यक्तिगत रूप से कैसे बदला है, और जब आपने अपनी यात्रा शुरू की थी उसकी तुलना में आज के मिस्टर अंकुर गुप्ता कितने अलग हैं? गुस्सा अब बहुत कम हो गया है, एक स्वीकार्यता आ गई है। वो एक कहावत है ना, हे भगवान मुझे वह चीजें बदलने की ताकत देना जो मैं बदल सका हूँ, जो नहीं बदल सका उन्हें स्वीकार करने की शांति देना, और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में फर्क समझने की बुद्धि देना। तो गौरव, मैंने लोगों की अच्छाइयाँ देखी हैं, उनकी कमियां भी देखी हैं। ये भी देखा है कि कहाँ कुर्सी को सलाम होता है और कहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हाँ, एक पछतावा जरूर है, अगर आप डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर किसी और पेशे या बिजनेस में हो तो आप लगातार काम करते रह सकते हैं, लेकिन आईएएस में 60 के बाद आप क्या करेंगे? तब भी आप युवा होते हैं, उस वक्त भी एक मकसद की जरूरत होती है। जैसा कि हमने अतिक्रमण के मामले पर चर्चा की थी, क्या कोई ऐसी घटनाएं हुई जहां शासन की ओर से दबाव था और आपने उस विशेष दबाव को कैसे संभाला? गौरव, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, मैंने दोनों में काम किया है। प्रेशर तो हर जगह होता है। 2 चीजें मायने रखती हैं, एक, क्या आप उन्हें समझा पा रहे हैं, और 2, क्या वो ये मान लेते हैं कि आप खुद आश्वस्त हैं कि आप ये करेंगे ही करेंगे। तब वो भी समझ जाते हैं कि हाँ, ये करेगा, इसे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और ये बात जिंदगी के हर हिस्से में लागू होती है। मेरा मतलब है, किसी एक सर्विस को अलग से मत देखो, प्रेशर हर जगह होता है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। और हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो आप मजबूत स्थिति में होते हैं, लेकिन अगर है तो आप कमजोर स्थिति में होते हैं। तो एक आईएएस अधिकारी बनने को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? वे पहुंच से बाहर हैं। एक सफल नौकरशाह बनने के लिए किसी में कौन कौन सी मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए? जब कोई आपसे मिलने आता है तो एक बार खुद को उसकी जगह रखकर देखिए, क्योंकि एक दिन आप वहीं थे और एक दिन फिर वहीं हो सकते हैं। तब आपको कैसा लगेगा जब आप किसी से मिलने जाएं और वो आपसे न मिले या शालीनता से बात न करे या आपकी बात सुनकर उस पर कोई कार्रवाई न करे? तो चलिए ये न भूलें कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। किन लोगों को सिविल सेवा में करियर बनाने पर विचार करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। जब मैंने अपना MBA पास किया था तब सबसे अच्छी कंपनी HLL थी, जो बाद में प्रॉक्टर एंड गैम्बल बन गई। एक सवाल था, जब मैं रात को थक कर सोने जाऊं और अपने दिन के बारे में सोचूं तो मैं क्या सोचूंगा? आज मैंने 30,000 टूथपेस्ट और 1,000 लक्स साबुन बेचे, या आज मैंने 2 युवा विधवा महिलाओं की मदद की जिनकी दुआएं मुझे सुकून देंगी और मुझे चैन की नींद आएगी। तो अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो तैयार रहिए, लोग आपकी हमेशा सराहना नहीं करेंगे। हमारी कमियां हैं, मैं यह नहीं कहता कि नहीं है। अगर हम अपना काम नहीं करते और वो हमारा काम था तो लोग गुस्सा होंगे, और सही भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, 60 की उम्र के बाद जब इतना अनुभव होता है तो आप क्या करते हैं? अगर आप अकेले हैं, दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप केवल अपने लिए ही काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती।
तो हाँ, यह एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है। और हाँ, एक आभा होती है जो सच में आकर्षित करती है कि आप एक ऐसे देश में जहाँ करोड़ों लोग हैं, उनमें से कुछ हजार में से एक हैं, लेकिन मेहनत बहुत है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो युवा अभ्यर्थी हताश हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? सबसे पहले, अगर मेरे ये यंग बच्चे बुरा न माने तो मैं कहना चाहूँगा कि ज्यादातर लोग समाज के दबाव में तैयारी शुरू करते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों का दबाव हो या दोस्तों का। दूसरा, अपनी खुद की क्षमता का मूल्यांकन करें। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तभी करें। तीसरा, एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि कहीं भी, चाहे कोटा हो या कहीं और, जब इतने होशियार होनहार बच्चे इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं। ये सही नहीं है। हमारी असली ताकत हमारी युवा पीढ़ी है, इतनी बुद्धिमान, इतनी जुझारू। एक, किसी के दबाव में मत करना। 2, तैयारी ऐसे करो जैसे आप उसे एंजॉय कर रहे हो। जैसे किसी ने कहा था, अपने काम को एंजॉय करो, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, तो प्रेशर में नहीं, एंजॉय करते हुए तैयारी करो और बैकअप जरूर रखो। बस यही कहना था। सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोचिंग या स्वयं अध्ययन? इसमें बहुत कुछ तो गौरव मैंने पहले ही बता दिया है। कृपया इसे 18 से 24 महीनों की एक प्रक्रिया मानें। कृपया योजना बनाएं। पहले महीने में चाहे 3 महीने लगे या 5, योजना जरूर बनाएं। फिर फोकस करें। अब फोकस का क्या मतलब है? यह शब्द बहुत हल्के में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मन को थोड़ा डाइवर्शन चाहिए होता है। मेरे कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी नहीं। अब मैं खुद को कैसे रिवॉर्ड करता था? मैं रात के 2 बजे तक पढ़ता था और सुबह 7 बजे फिर से शुरू कर देता था, महीनों तक। मेरा रिवॉर्ड क्या था? मैंने सोचा कि शेव नहीं करूँगा। 5 दिन तक दाढ़ी बढ़ती रहती थी। फिर खुद से कहता, अगर ये चैप्टर पूरा कर लिया तो शेव करूँगा। मुझे दिन में 2 बार नहाना बहुत पसंद है, लेकिन खुद से कहता, जब तक ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहाना नहीं। बॉडी से बदबू आ रही हो तब भी नहीं। ये मेरा रिवॉर्ड सिस्टम था। आपको भी खुद के लिए रिवॉर्ड तय करने होंगे, क्योंकि जैसे ही आप बाहर गए, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो योजना बनाइए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए और कृपया भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कुछ अलग बनिए। आईएएस चयन प्रक्रिया के इंटरव्यू राउंड को कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह मेरी विशेषता है और यह मैं किसी को भी गारंटी के साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं यह केवल उसी को दूंगा जो वास्तव में गंभीर हो। अगर कोई तुम्हारे जरिए मुझसे संपर्क करता है और मुझे यकीन हो जाए कि उम्मीदवार गंभीर है, तो मैं यह गुण सिखा दूंगा। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह ठीक वैसा है जैसे गोल्फ में होता है। लोग लंबी ड्राइव की प्रैक्टिस करते हैं, 200 या 150 यार्ड मारते हैं, लेकिन जब होल के पास पहुंचते हैं तो असल खेल वहीं होता है, 2-3 फुट के शॉट। इस शॉर्ट गेम पर ध्यान दो। यही मेरा ट्रेड सीक्रेट है। मैं इसे केवल उसी के साथ साझा करूंगा जो गंभीर हो। शासन के भविष्य को आकार देने में सिविल सेवक क्या भूमिका निभाते हैं? गौरव, आज इतने वर्षों की सेवा के बाद यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि भविष्य केवल एक सिविल सर्वेंट के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। यह राजनीतिक शासन, सिविल प्रशासन और नागरिकों, इन तीनों का समन्वय है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी जागरूकता आ चुकी है कि अगर कहीं कोई डिलीवरी नहीं हो रही है तो एक आम नागरिक भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे संदेश भेज सकता है या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है। इसका नकारात्मक असर भी है, लेकिन यह एक साझा प्रयास है। मैं कॉलेजों में जाकर हमेशा एक बात कहता था, हम कहते हैं कि वह देश अच्छा है, लेकिन कोई देश अच्छा क्यों है? मैं इससे सहमत नहीं कि सिर्फ वहाँ की हवा या मिट्टी अच्छी है। असली फर्क होता है वहाँ के लोगों में। जिस दिन हम अपने देश को सच्चे मन से प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हम सबसे बेहतर बन जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। अगर आपने चंडीगढ़ की सड़कें देखी हो तो आप देखेंगे कि लोग कितने जिम्मेदार हैं। हर कोई अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखता है। कोई भी सड़क पर रेपर या कचरा नहीं फेंकता। घर का कचरा भी सेग्रीगेट करके, अलग अलग करके
फेंकते हैं। उन्हें गर्व होता है कि यह हमारा शहर है। अगर यही भावना हम सबके अंदर अपने पूरे देश के लिए आ जाए तो भारत भी वैसा ही बन सकता है जैसा हम विकसित देशों के बारे में सोचते हैं। मैंने गौरव बहुत देश देखे हैं, लेकिन जितनी प्राकृतिक सुंदरता भारत में है उतनी कहीं नहीं। हाँ, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं रही हैं, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे सुधर रही हैं। असली दिक्कत सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन की है। हमें यह महसूस नहीं होता कि यह देश हमारा है और हमें ही इसे संभालना और सुंदर बनाना है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बहुत प्रगतिशील और सकारात्मक है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी युवा शक्ति, और मैं जब उन्हें देखता हूँ तो बहुत आशावादी महसूस करता हूँ। आने वाली पीढ़ी जो देश को आगे ले जाएगी, देश से प्यार करती है। वे सोचते हैं कि हमें अब आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है। हम टॉप देशों में हैं। आप हमारे स्टार्टअप्स को देख सकते हैं। यह सिर्फ सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि उन नौजवानों की वजह से भी है जो नए आइडिया ला रहे हैं, जो निडर हैं। हो सकता है कि वे शुद्ध अंग्रेजी न बोल सकें, लेकिन उनके पास जुनून और हौसला है। वे दुनिया में कहीं भी जाकर मुकाबला कर सकते हैं और नई चीजें कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने देश के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूँ। सरकार में 30 वर्षों से अधिक काम करने के बाद आपकी सबसे बड़ी सीख या अनुभव क्या रहा? मैं गौरव एक कहानी शेयर करता हूँ। एक शहर था चंडीगढ़ जैसा, जहाँ मैं रहता हूँ, और एक छोटा पहाड़ी कस्बा था जैसे मोरनी। अचानक लोगों को पता चला कि वहाँ एक साधु संत आए हैं। कहा जाता था कि भविष्य उनके लिए कोई रहस्य नहीं है, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो जवाब देंगे। वहाँ एक नौजवान था, होशियार और थोड़ा शरारती, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसने सोचा कि चलो इस बाबा को मूर्ख बनाते हैं। उसने एक छोटा सा कबूतर हाथ में लिया, उसके गले पर अंगूठा रखा, पहाड़ी पर चढ़ा और बाबा से पूछा, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि ये कबूतर जिंदा है या मरा हुआ? उसने सोचा अगर बाबा कहेंगे जिंदा है तो मैं उसका गला दबाकर मार दूंगा, अगर कहेंगे मरा हुआ है तो हाथ खोलूंगा और वो उड़ जाएगा। बाबा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही हाथ में है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। हमारी समस्याओं का हल हमारे अपने हाथ में है। हम खुद गलतियाँ करते हैं, फिर सरकारों को दोष देते हैं, सरकार से उम्मीदें लगाते हैं, जबकि सरकार तो हमारी ही बनाई हुई है। हम अपने कर्तव्य निभाएं। हम हमेशा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कितनों ने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा है? अगर हम अपना कर्तव्य निभाएं, तभी सरकार से शिकायत करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये एक शानदार यात्रा रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों का प्यार भी मिला, गालियां भी मिलनी चाहिए, यही इस काम का हिस्सा है। लेकिन दिन के अंत में मैं फिर कहूँगा, मुझे न सिर्फ अपने देश पर गर्व है, बल्कि इसका भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नजर आता है। तो क्या आपको लगता है कि तकनीक और एआई भविष्य में नौकरशाहों की भूमिका को बदल देंगे? व्यक्तिगत रूप से मैं एआई के पक्ष में नहीं हूँ। तकनीक हाँ, लेकिन एआई के पक्ष में नहीं हूँ। आप अपनी खुद की मानसिक क्षमता एआई को दे रहे हैं, जो हर बारीकी को नहीं समझ सकती। और गौरव, अगर आप पढ़े, भले ही वे कल्पनात्मक किताबें हों, लेकिन मुझे डर लगता है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए डर लगता है। जब तक आप उस स्तर तक पहुंचेंगे, शायद हम रहेंगे भी नहीं। एआई को एक उपकरण होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि वह हमारा मालिक बन जाएगा। यही बात मुझे डराती है। तो अब रैपिड राउंड है। एक शब्द जो आपकी नौकरशाही की यात्रा को दर्शाता है। एक सीखने की प्रक्रिया। एक आईएएस अधिकारी के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? करुणा। हर सिविल सेवा अभ्यर्थी को आप कौन सी पुस्तक सुझाएंगे? मेरा आखिरी साक्षात्कार। आपके करियर में लिया गया सबसे चुनौतीपूर्ण निर्णय कौन सा था? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें कंधार हाईजैकिंग याद है? उसके कुछ महीनों बाद मैं डिप्टी कमिश्नर था। मुझे स्टेशन कमांडर का फोन आया, एक और विमान का अपहरण हो गया है।
अब क्या करें? मैंने अपने तत्कालीन बॉस को फोन किया। रात के लगभग 11:30 बजे थे। मैंने कहा ऊपर बात करो। उन्होंने कहा मैंने ऊपर बात की है, सबसे ऊपर वाले से भी बात हुई। उन्होंने कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम कमिश्नर हो, फैसला लो। मुझे पता था जो भी करूं मैं फंसूंगा। अगर विमान उतर गया और मैंने उसे जाने दिया तो मेरी गलती। मैंने एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर से पूछा। उन्होंने कहा नहीं, आप जिले के मुखिया हो, आपको ही फैसला लेना है। अगर मैं कहता गोली चलाओ तो कई लोग मर जाते, तब भी मैं फंसता। तब तक रात के 1:35 बज चुके थे। मुझे समय अच्छी तरह याद है। मैंने स्टेशन कमांडर को फोन किया, जो बाद में चीफ ऑफिसर बने, और कहा ठीक है, मैं फायर टेंडर, एम्बुलेंस सब भेज रहा हूँ। तुम्हारा काम है विमान पर हमला करना। हो सकता है कुछ लोग मारे जाएं, लेकिन बाकी को बचाना है। तो वह एक बहुत कठिन निर्णय था। तो चाय या कॉफी? कॉफी, क्योंकि चाय में बहुत सारी बारीकियां होती हैं और कोई नहीं जानता कि एक परफेक्ट कप चाय कैसे बनाई जाती है। कॉफी तो बस कॉफी है, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं कहूँ कि खुद को एक पंक्ति में परिभाषित करो तो वह पंक्ति क्या होगी? जमीनी स्तर के लोग मुझे प्यार करते हैं। तो आखिरी सवाल, आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो शासन और लोक सेवा में भविष्य के सपने देख रहे हैं? यह स्पष्ट कर लें कि आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, एक आभा के लिए, या जन सेवा के लिए, ताकि आप निराश न हो। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में बुद्धिमान और सक्षम हैं, तो कृपया सरकार के बाहर भी उत्कृष्टता प्राप्त करें। श्री अंकुर गुप्ता की यात्रा उन अनगिनत युवाओं के लिए प्रेरणा है जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। शासन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विभिन्न भूमिकाओं में उनकी अनुकूलता और जन सेवा के प्रति उनका गहरा जुनून उन्हें एक असाधारण मार्गदर्शक बनाता है। हम आज आपके अमूल्य विचारों और अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और भविष्य पर विश्वास करते हैं। एक अद्भुत मेंटर। हम ऐसे नेताओं का सम्मान करते हैं जो दुनिया को आकार दे रहे हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक प्रेरित रहें, प्रतिबद्ध रहें और हमेशा भविष्य में विश्वास रखें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंद।